हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएमबी क्लासेस। मैं तरुण सर और आज की ये लेक्चर 3 है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर कवर कर लिए हैं। लेक्चर 1 जिसमें मैंने बताया टीचिंग क्या होती है और टीचिंग के जो उद्देश्य हैं वो क्या होते हैं। इसके बाद सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था कि शिक्षण तकनीक क्या होती है और इन तकनीकों का क्या उपयोग होता है शिक्षण के दौरान। आज के इस लेक्चर में हम टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत स्टेजेस एंड लेवल यानी कि शिक्षण अवस्थाएं क्या होती हैं और शिक्षण स्तर क्या होते हैं इसके बारे में समझेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं वो उन वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि वहां से हमेशा ही क्वेश्चन आते रहे हैं। और अब हम बात करेंगे शिक्षण अवस्था और शिक्षण स्तर के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षण अवस्था। शिक्षण जो अवस्था है वो 3 भागों में इसको बांटकर हम समझ सकते हैं। पहला भाग है पूर्व अवस्था, दूसरा है अंतःक्रिया और तीसरा है पश्च अवस्था। इस तरह से टीचिंग स्टेजेस में आप देखेंगे कि पहला है पूर्व अवस्था, दूसरा अंतःक्रिया और तीसरा जो है पश्च अवस्था। पूर्व अवस्था से क्या मतलब है? तो पूर्व अवस्था का मतलब होता है कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा क्लास की तैयारी करना, यानी कि जब वो पढ़ाने जा रहा हो किसी स्टूडेंट्स को पढ़ाने से पहले की जो भी प्रिपरेशन होती है टीचर की, वो सभी प्रक्रियाएं, वो सभी चीजें जो हैं पूर्व अवस्था कहलाती हैं। इस तरह से क्लास में जाने से पहले की गई सभी तैयारियों को ही पूर्व अवस्था कहते हैं। इसमें जो टीचर होता है वो एक लेसन प्लान तैयार करता है, क्योंकि लेसन प्लान के बिना जो है कोई शिक्षक प्रभावी ढंग से शिक्षित नहीं कर सकता। इसीलिए किसी भी टीचर को लेसन प्लान की तैयारी करना आवश्यक है। तो पूर्व अवस्था में यहाँ पर जो शिक्षक होता है वो लेसन प्लान की तैयारी करता है। अगर हम बात करें दूसरी तरह की अवस्था की, तो दूसरे तरह की अवस्था हम देखेंगे अंतःक्रिया अवस्था। अंतःक्रिया अवस्था का क्या मतलब है यहाँ पर? तो यहाँ पर जब शिक्षक है वो क्या करता है, लेसन प्लान को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता है। इम्प्लीमेंट से मतलब है कि जो उसने लेसन प्लान तैयार किया था उसको यहाँ पर टीच करता है, पढ़ाता है, समझाता है। और इसको समझाने के बाद जो है बच्चों के साथ संवाद, विचार विमर्श आदि प्रक्रियाएं घटित होती हैं। इस तरह से लेसन प्लान का यहाँ पे वास्तविक रूप से प्रयोग किया जाता है। और जब यहाँ पर वास्तविक रूप से लेसन प्लान का प्रयोग किया जाता है तो इसी स्टेज को अंतःक्रिया अवस्था कहते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे स्टेज की, जो कि पश्च अवस्था है। पश्च अवस्था का मतलब क्या है? यहाँ पर क्लास के बाद की घटनाएं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी टीचर ने किसी बच्चे को पढ़ाया, समझाया और उसके बाद जो है उन चीजों को लेके आलोचनात्मक विचार विमर्श, विश्लेषण आदि चीजें की जाती हैं। अर्थात अगर हम इसे दूसरे शब्दों में समझे तो इसका मतलब है कि टीचर पढ़ाने के बाद अब यहाँ लोग बच्चों का एवेल्युएशन करता है, टेस्ट लेता है और टेस्ट के बाद जो है बच्चों ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, इन सब का पता लग जाता है। इसी को ही पश्च अवस्था कहते हैं। इस तरह से क्लास के पहले की तैयारी को हम पूर्वावस्था कहते हैं। क्लास के दौरान घटित घटनाओं को समझाने की प्रक्रिया, पढ़ाने की प्रक्रिया को अंतःक्रिया कहा जाता है। और क्लास के पश्चात विचार विमर्श किया जाता है, आलोचनात्मक विश्लेषण किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, इसको हम पश्चावस्था कहते हैं। अब हम बात करेंगे स्तर की, यानी कि लेवल की, शिक्षण स्तर या टीचिंग लेवल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शिक्षण अवस्था और शिक्षण स्तर में डिफरेंस क्या है, कि जो शिक्षण अवस्थाएं हैं ये पैरेलल चलती हैं, जबकि जो शिक्षण स्तर है वो इस तरह से चलता है, यानी कि निम्नतम से लेकर उच्चतम की ओर ये चलता रहता है। तो इस तरह से शिक्षण अवस्थाएं जो होती हैं वो पैरेलल चलती हैं, जबकि शिक्षण स्तर जो होता है वो इस तरह से नीचे से लेके ऊपर की ओर बढ़ता है। यहाँ पर हम शिक्षण स्तर को भी 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें सबसे पहले की अगर बात की जाए तो सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं, यानी कि स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, चिंतन स्तर। स्मृति स्तर को इंग्लिश में मेमोरी लेवल और अवबोध को कहेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल, चिंतन को कहेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल। इस तरह से शिक्षण की 3 स्तर होते हैं, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। शिक्षण स्तर से हमेशा ही एक क्वेश्चन पूछा जाता रहा है,
और यहाँ पर जो यूजीसी एनटीए नेट द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन है कि शिक्षण स्तर की उच्चतम अवस्था किसे कहा जाता है। तो शिक्षण स्तर की जो उच्चतम अवस्था है वो चिंतन स्तर को कहते हैं। और इसी तरह से पूछा जा सकता है कि शिक्षण स्तर की जो निम्नतम अवस्था है वो किसे कहते हैं, तो स्मृति स्तर को निम्नतम अवस्था कहा जाता है। चलिए इन तीनों को ध्यान से देखते हैं और क्या है इनके अंतर्गत उनको जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे स्मृति स्तर। स्मृति स्तर जो है वो हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है। स्मृति स्तर के जो आविष्कारक हैं, प्रतिपादक हैं, वो हर्बर्ट हैं। और यहाँ पर आप दोस्तों इसको आसानी से याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं कि आप देखोगे स्मृति लिखा हुआ है, स्मृति में र लगा हुआ है, तो आप इसे इस वाले र से कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ये र और ये र इस तरह से स्मृति स्तर, और यहाँ पर ये भी हो जाएगा क्या, हर्बर्ट। तो इस तरह से स्मृति स्तर के प्रतिपादक कौन है, तो आप हर्बर्ट में लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन मैचिंग का भी बन सकता है और हमेशा ही यूजीसी एनटीए ने एक क्वेश्चन मैचिंग का भी दिया है। तो आप यहाँ पर स्मृति स्तर को आसानी से याद रखने के लिए हर्बर्ट पर लगा र को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि स्मृति और इसमें र है, तो इस तरह से हर्बर्ट। साथ ही यहाँ पर स्मृति स्तर का जो प्रयोग है वो प्राथमिक स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे हम शैशवावस्था काल के अंतर्गत भी कह सकते हैं। यानी कि जो शैशवावस्था काल के अंतर्गत जो स्टूडेंट्स होते हैं और जो प्राथमिक विद्यालय में जो छात्र पढ़ते हैं उनके लिए स्मृति स्तर अप्लाई किया जाता है। स्मृति स्तर को प्रारंभिक चरण भी माना जाता है, क्योंकि इसको शुरुआती चरण बोला जाता है, क्योंकि ये शैशवावस्था के छात्रों को शिक्षित करने में मददगार होता है। तो इसीलिए इसको प्रारंभिक चरण भी कहा जाता है या निम्नतम स्तर भी कहा जाता है। इसमें तथ्यों को कंठस्थ कराया जाता है, याद कराना होता है, रटाना होता है, उनको याद स्मरण कराना होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो स्मृति स्तर है उसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश क्या की जाती है कि वो चीज़ों को रटे। यहाँ पर सिर्फ रटाया जाता है, चीज़ों को याद कराया जाता है, ना कि समझ विकसित की जाती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कोई समझ नहीं होती, बस वो चीज़ों को रट लेते हैं। तो इसी तरह से स्मृति स्तर में क्या किया जाता है, बच्चों को चीज़ों को रटाया जाता है, कंठस्थ कराया जाता है। और इसको आप कह सकते हैं कि प्रारंभिक चरण कहते हैं। प्राथमिक छात्र जो होते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है, और स्मृति स्तर जो है वो किसने दिया है, तो हर्बर्ट द्वारा दिया गया है। अब हम बात करेंगे अवबोध स्तर की, अंडरस्टैंडिंग लेवल की। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि अवबोध स्तर जो है वो दिया था मॉरिसन ने। और ये जो अवबोध स्तर है वो माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जिसे हम बाल्यावस्था के छात्रों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है भी कह सकते हैं। और इसमें क्या किया जाता है, अवबोध स्तर में जो बच्चे होते हैं अब वो थोड़ी बड़ी क्लास में आ जाते हैं, और बड़ी क्लास में आने के कारण इनको क्या किया जाता है, तथ्यों को अब याद रखना भी सिखाया जाता है, साथ ही साथ वो तथ्यों को समझ सके, समझाया भी जाता है। इस तरह से यहाँ पर तथ्यों को याद भी रखते हैं और तथ्यों को समझते भी हैं। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में कि किसी अवधारणा को, सिद्धांत को या परिभाषा, इन सबको समझने की क्षमता जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स में विकसित की जाती है। तो अब जो है बच्चे क्योंकि थोड़ी बड़ी क्लास में आ जाते हैं, और इस कारण से उनको जो अवधारणाएं होती हैं, सिद्धांत होते हैं, परिभाषाएं होती हैं, इनको समझने की क्षमता विकसित हो जाती है, वो चीज़ों को अब समझने लगते हैं। तो इस स्तर पर जो बच्चे होते हैं वो चीज़ों को समझ सकते हैं और उसको याद भी रखते हैं। साथ ही यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कई सारे उदाहरणों के माध्यम से चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पर ये की पॉइंट्स भी है, क्योंकि एग्जाम में मैचिंग का जब क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है अवबोध स्तर में जहाँ कहीं भी उदाहरण दिया होगा आप इसको क्लिक करेंगे, टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट जो है उदाहरणों के माध्यम से चीज़ों को समझने में कैपेबल होते हैं। यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें बुद्धि का विकास होता है, बौद्धिक गतिविधियों का विकास होने लगता है। तो इस तरह से अवबोध स्तर में जो है माध्यमिक स्तर के छात्र होते हैं और चीज़ों को याद भी रखते हैं, चीज़ों को समझते भी हैं, उनके अर्थों को जानते हैं और उदाहरणों के माध्यम से कई सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें जहाँ पाई जाती हैं उसको अवबोध स्तर के अंतर्गत शामिल करेंगे।
अब हम बात करेंगे चिंतन स्तर की। तो दोस्तों यहाँ पर चिंतन स्तर से मैंने बताया था कि स्मृति स्तर में जिस तरह से र लगा हुआ है तो आप इसको हर्बर्ट से इसको याद रख सकते हैं। और यहाँ पे जो देखेंगे आप चिंतन स्तर, यानी कि इसको इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिंतन में, यहाँ पर हंट में भी इसके प्रतिपादक हंट हैं, तो हंट में भी क्या लगा हुआ है, न लगा हुआ है। तो इस तरह से चीजों को याद रख सकते हैं, लिंक कर सकते हैं कि चिंतन और इसका प्रतिपादक कौन है, हंट। तो इस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं। चिंतन स्तर को उच्चतम स्तर माना जाता है। चिंतन जो स्तर होता है उसको उच्चतम स्तर माना जाता है। और जो किशोर अवस्था के जो एज ग्रुप में जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए चिंतन स्तर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर साथ ही ये भी देखेंगे आप कि जो शिक्षण का उच्चतम स्तर इसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन यूजीसी एनटीए नेट द्वारा पूछा भी गया है कि शिक्षण का उच्चतम स्तर इसे कहा जाता है, तो चिंतन स्तर को कहा जाता है। चिंतन स्तर जो है समस्या केंद्रित होती है। समस्या केंद्रित का क्या मतलब है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जो विद्यार्थी होते हैं उनको समस्याएं दी जाती हैं। उनको अब किसी तरह की चीजों को रटाया नहीं जाता, किसी तरह की चीजों को समझाया नहीं जाता, बल्कि उनको समस्या दी जाती है और उन समस्या का समाधान ये खुद स्वयं करते हैं। इसीलिए यहाँ का जो वातावरण होता है, कक्षा का जो वातावरण होता है वो खुला होता है और स्वतंत्र होता है। चिंतन स्तर में जो छात्र होते हैं उनमें चिंतन शक्ति विकसित की जाती है, तर्क वितर्क की शक्ति विकसित कर दी जाती है और कल्पना शक्ति द्वारा समस्या का समाधान वो स्वयं करते हैं। तो इस तरह से समस्या यहाँ पर दी जाती है स्टूडेंट्स को, उन समस्या का समाधान वो स्वयं करते हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं, चिंतन करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं और अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा उस समस्या का समाधान स्वयं करते हैं। इसीलिए ये हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप इन तीनों ही चीजों को समझ गए होंगे कि किस तरह से शिक्षण की अवस्थाएं होती हैं और किस तरह से शिक्षण के स्तर होते हैं। दोस्तों इस चीज को कोई भी स्किप ना करे, क्योंकि शिक्षण स्तर से हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता रहा है और हो सकता है आगे भी इससे क्वेश्चन आएगा ही। इस तरह से आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है और अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।